हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज देखा था। कैसे मल्टीपल फोर्सेस यदि लगते हैं तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी या मूव करेगी, यह हमने कैलकुलेट कर लिया था। इनफैक्ट उस एग्जांपल्स में तो सिर्फ यही कैलकुलेट किया था कि फोर्स जीरो होंगे या नहीं होंगे। अब सवाल आता है कि यदि फोर्स या टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो, रोटेशनल की जब भी बात करेंगे तो हम लोग टॉर्क की ही बात करेंगे। इफ टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब मोशन कुछ ना कुछ होना चाहिए था, है ना। अभी तक हमने जो भी देखा था, कैसे टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, कहाँ कहाँ फोर्सेस लगेंगे, उसका इफेक्ट क्या क्या आएगा, ये सब कुछ हमने निकाल दिया। अब मान लो वो कैलकुलेट करके आता है टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो। टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब याद आ रहा है किससे रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। चलो मैं बगल में लिख देता हूँ, फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो तो हमारे पास एक्सेलरेशन होता था, फोर्स डिवाइड बाय मास होता था। टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो, फिर से हमारे पास एक्सेलरेशन होना चाहिए, ए। एक्सेलरेशन होना चाहिए क्या? ए होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए। पर मैं पूछ रहा हूं, मेरा सवाल यह है कि क्या ये ए जो यह एक्सेलरेशन है, यह वही एक्सेलरेशन है जो हम लोग यहां पे बात करते थे, या दोनों में कोई डिफरेंस होना है? यहां पे हम लोग बात करते थे ट्रांसलेशन की, याद आ रहा है? ट्रांसलेशन की बात करते थे। तो यहां पे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? रोटेशन। जब रोटेशन की बात करते थे तो याद करो हम लोग की वेलोसिटी v जो होता था, इसकी जगह पे हम लोग ओमेगा नापते थे, एंगुलर वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट s जो होता था, यहाँ पे थीटा नापते, एंगल कितना रोटेट हुआ, है ना। एक्सेलरेशन क्या नापते थे? एंगुलर एक्सेलरेशन नापना है। अब बात समझ में आ रही है? हमें एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए, एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए। एंगुलर एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था, अल्फा इसका सिंबल होता है ना। ओमेगा में अगर कोई चेंज होता है, एंगुलर वेलोसिटी में यदि कोई चेंज होता है तो हमें एक एंगुलर एक्सेलरेशन मिलता है, उसका सिंबल होता है अल्फा। तो अब हम लोग अल्फा निकालने की बात कर रहे हैं। अल्फा इज इक्वल टू क्या निकलेगा? फोर्स बाय मास। ये तो रोटेशन का था, फोर्स बाय मास तो रोटेशन का था, ये एंगुलर में तो काम नहीं करेगा। एंगुलर में क्या करेगा? टॉर्क लगाना है हमें, टॉर्क को यूज करना है। तो टॉर्क, टॉर्क डिवाइड बाय मास। टॉर्क डिवाइड बाय मास होना चाहिए क्या? क्या लग रहा है? ऐसा होना चाहिए। अच्छा चलो डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मास लिखेंगे। तो यहां पे क्या हम लोग मास यूज कर सकते हैं? हमारा सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन वही है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वही है। क्या है वो? टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एंड टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। ये दोनों चीज तो है, यह दोनों वैलिड है, यह दोनों बिल्कुल वैलिड है, इसमें कोई चीज नहीं होगा। लेकिन क्या हम लोग जैसे लिख देते थे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या उस तरह से लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू मास इंटू अल्फा? यही हमें चेक करना है, क्या ये ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। यदि लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं लिख सकते हैं तो मास की जगह पे हमें क्या यूज करना है, यह निकालना है हमें। ठीक है, चलो अब टॉपिक क्या है यह समझ में आ रहा है, एजेंडा क्या है इस वीडियो का समझ में आ रहा है। सिंपल सा एजेंडा है, मास की जगह पे हमें क्या यूज करना है। जब हम लोग रोटेशन की बात करेंगे तो मास की जगह पे क्या यूज करेंगे। चलो इसको इरेज करूं मैं, ठीक। यह निकालने के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं कि व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग थिंग फॉर मास, एनालॉगस ऑफ मास, ANALOGUS, एनालॉगस ऑफ मास क्या होगा। इसके लिए हम लोग फिर से इस पिक्चर पे आओ, पिक्चर तो देखा देखा लग रहा है ना, यूज कर चुके हैं हम लोग पहले काफी इसको। हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं उस ऑब्जेक्ट की, एक पार्टिकल की, सॉरी स्मॉल के लिखता हूं मैं, स्मॉल के आई, ith पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। हमारा पार्टिकल यही है जो था, पार्टिकल अंडर क्वेश्चन पॉइंट पी पे है, पॉइंट पी पे है।
इस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी हमें दिया है ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया है हमें, मास एम आई दिया है ना, तो वेलोसिटी क्या आएगा, वी आई क्या आएगा, ओमेगा क्रॉस आर क्रॉस ओमेगा, आर क्रॉस ओमेगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं आर ओमेगा, क्योंकि एंगल यहां पे 90 डिग्री है ना। ये इस आर की बात कर रहे हैं हम लोग इस आर की बात कर रहे हैं जो पिक्चर में दिया है। ओरिजिन से आर नहीं नाप रहे हैं इस बार, सिर्फ इस आर की बात कर रहे हैं। आर क्रॉस ओमेगा हमारा लीनियर वेलोसिटी है। लीनियर वेलोसिटी जब आ गया तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, के आई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम आई इंटू आर आई ओमेगा कंप्लीट का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/2 एम आई आर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी हमारी निकल रही है, और जब पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालना हो कैपिटल के, तो क्या आ जाएगा, सम कर देंगे इसको स्मॉल आई का, स्मॉल आई कैप हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का सम कर देंगे, तो हमें क्या मिलता है, समेशन ऑफ हाफ एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सिंपल है। तो यहां पे अब देखो सम करेंगे तो इसमें ओमेगा हमारे पास एक कांस्टेंट है, ओमेगा हमारे पास एक कांस्टेंट है ना। हर एक पार्टिकल के लिए ओमेगा सेम होगा, एंगुलर वेलोसिटी सेम है। अभी हम लोग एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल की सेम है, तो ओमेगा सेम होगा। यानी कि हमारे जितने भी टर्म्स आएंगे सबको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो ओमेगा स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर फिर क्या आता है, समेशन 1/2 एम आई आर आई स्क्वायर। ठीक है, या 1/2 भी कॉमन है, तो 1/2 को भी मैं बाहर निकाल दूं समेशन से, 1/2 को भी यहां पे लिख देते हैं। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या आता है, 1/2 समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर। इसको हमें अब कंपेयर करना है, हमारा नॉर्मल इक्वेशन जो था काइनेटिक एनर्जी का वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब चेक करो, करस्पॉन्डिंगली हमारे पास हाफ यहां पर आ गया है, वी स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर एंगुलर वेलोसिटी आ गया है हमारे पास, तो मास की जगह पे क्या है हमारे पास, एम आई आर आई स्क्वायर। ठीक है, एम आई आर आई स्क्वायर आ रहा है हमारे पास मास की जगह पे, तो एनालोगस ऑफ मास क्या आ रहा है, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर। यह जो क्वांटिटी आई ना, यह जो क्वांटिटी आ रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यह आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रोटेशनल मोशन में, रोटेशनल डायनेमिक्स में, या रोटेशन की जहां भी बात करेंगे वहां पे मास की जगह पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करना है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, समेशन ऑफ एम आई इंटू आर आई स्क्वायर। ठीक है, चलो वापस से पिक्चर पे आते हैं हम लोग। इसी पिक्चर का हमने निकाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल होता है आई, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एनालॉगस ऑफ मास, मास को जहां पे यूज करना रहता है कैलकुलेशंस में, वहां पे रोटेशनल के लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। K इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा आई ओमेगा स्क्वायर होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई है यह क्या होगा, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग जो एक्सेलरेशन निकालने की बात कर रहे थे ना, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा।
एफ फिजिकल टू एम ए जैसे होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए जो होता है, ठीक उसी तरह से रोटेशनल में टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। चलो इस फॉर्मूले पे अभी फोकस नहीं करना है हमें, इसको बाद में देखते हैं। अभी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे फोकस करना है पहले, इसको मैं आगे के वीडियोस में कवर करेंगे इसको डिटेल में। इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चल रहा है, समेशन एम आई आर आई स्क्वायर है, मतलब यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा जो यह है, यह जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं, यहां पे ले आऊं, रुको दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूं मैं। यस, एक्सिस ऑफ रोटेशन को यदि मैं यहां पे ले आऊं, दिख नहीं रहा है, देखो पिक्चर लाइन दिखेगी नहीं, लाइन ओवरलैप हो रही है। तो यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन को मैं शिफ्ट करके, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को शिफ्ट करके थोड़ा सा इधर ले आऊं, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा, एम आई तो सेम रहेगा, एम आई इज ऑलवेज सेम कांस्टेंट, है ना। लेकिन जैसे ही एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगा तो आर आई विल चेंज, आर आई डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड कर रहा है रेडियस वेक्टर, और रेडियस वेक्टर जब एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा जो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यह पूरा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यह पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, जैसे एक्सिस बदल जाएगा वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा, जैसे जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलता जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलता जाएगा। खैर इसके ऊपर भी और काफी कुछ आने वाला है आगे, अभी यही समझना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम लोग निकालते हैं तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए मास जैसे फिक्स होता है, उस तरह से एक फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। चलो अब एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के देखते हैं। ए थिन रिंग ऑफ रेडियस आर, जो पिक्चर में दी हुई है, रिंग ऑफ रेडियस आर, इसका रेडियस आर है, मास एम, इसका मास एम है, रोटेटिंग इन इट्स ओन प्लेन अराउंड इट्स सेंटर, मतलब इस एक्सिस के अराउंड इसको रोटेट किया जा रहा है इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की बात हो रही है इस तरह से कुछ, है ना। तो यह रिंग रोटेट कर रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला जो था उसको तो लिख लेते हैं, आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई इंटू आर आई स्क्वायर, ठीक है। इसमें आर आई क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट या पॉइंट मास, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है। कैसे निकालेंगे अब, इसमें जो कंटिन्यूस रिंग है, रिंग तो एक सिंगल पीस है, इसमें अलग अलग मास तो है नहीं, एम आई में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। यहां पे थोड़ा सा कैलकुलस का हिंट लेना है, कैलकुलस को यूज नहीं करेंगे, विदाउट कैलकुलस हमारा काम हो जाएगा। सो रिंग को मान लो छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर दिया, ब्लैक कलर दिख नहीं रहा है, ये देखो इस तरह से रिंग को मान लो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया, जितने भी पॉइंट्स जितने भी पीसेस बन जाए, ठीक है। मान लो रिंग हैज बीन डिवाइडेड इनटू n पार्ट्स, ठीक है। अब हर एक n पार्ट को हम लोग पॉइंट मास कंसिडर करेंगे, ईच पार्ट इज कंसिडर्ड पॉइंट मास। अब बात भी सही है, अब छोटा सा ही तो पार्ट है, या एक पार्ट, किसी एक पार्ट को देखो, इस पार्ट को देख लो, मान लो इस पार्ट को यदि देखते हैं, इसका डायमेंशन बहुत छोटा ही है ना, इसको पॉइंट मास कंसिडर कर सकते हैं हम लोग।
और यदि लगता है कि इसको पॉइंट वाइज नहीं कंसिडर कर सकते तो इसको और ब्रेक डाउन कर दो ना, एन को बढ़ाते चल जाओ, एन को 100 ले लो, एन को 100 ले लो, 100 में सेटिस्फैक्शन नहीं होता है 1000 ले लो, 10,000 ले लो, कुछ भी कर सकते हैं, 15,000 ले लो, जितना छोटा में पॉइंट मास कंसिडर कर सकते हैं एन की वैल्यू उस तरह से हम लोग चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना कुछ करने के बाद जब एक पार्ट की बात करेंगे हम लोग, तो ये एक पॉइंट मास होगा, इस पार्ट का ये मान लो ith पार्टिकल है, ith पार्टिकल यह है आई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे फिर, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर, है ना। और आर तो हर का सभी का सेम ही आने वाला है ना। आर की यदि हम लोग बात करें तो यह रेडियस यहां से यहां तक है, या इधर लाकर तो यह रेडियस है, यहां लेंगे तो यह रेडियस है ना। हर हाल में हम लोग रेडियस की ही बात कर रहे हैं। तो इस बार हमारा आर फिक्स्ड है, आर चेंज नहीं होने वाला है, तो आर आई जो होगा यह आर स्क्वायर के बराबर होगा, इसको कॉमन निकाल देते हैं। क्या बचता है हमारे पास, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई, हर एक पार्ट के मास को अगर एडअप करेंगे तो कितना आएगा, ये कितना आएगा, रिंग को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया और फिर सभी के मास को ऐड किया तो टोटल मास मिल जाएगा ना, जो ओरिजिनल रिंग का मास था वही मिलेगा, कैपिटल एम। तो यह होता है कैपिटल एम आर स्क्वायर। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ कैपिटल आर रेडियस मानेंगे तो कैपिटल एम आर स्क्वायर यह होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग। अब यह ध्यान देने की बात है, ये तभी होगा जब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, जैसे मान लो कि थोड़ी देर के लिए ये एक रिंग है, इसी को मान लो एक रिंग है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे इस रिंग के सेंटर से पास करेगा और इस रिंग से परपेंडिकुलर होगा। यदि इतना कुछ वैलिड होगा तो हमारा यह फॉर्मूला जो है एम आर स्क्वायर यह सेम यह सही है। और अब फिर से वही बात, जैसे ही हम लोग सेंटर को शिफ्ट कर देंगे, मान लो यहां पे शिफ्ट कर दिया सेंटर को, मान लो सेंटर को यहां पे शिफ्ट कर दिया, हमें यहां पे रोटेट नहीं करना है, हमें यहां से रोटेट करना है रिंग को, है ना। इस यहां पे अगर टाई कर दिया है एंड रिंग इसके चारों बगल घूम रही है तो क्या होगा, हमारा यह फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, यह फॉर्मूला हमारा वैलिड नहीं होगा, हमें सारा काम फिर से करना होगा। और इस बार इस प्रोसेस से हमारा काम नहीं होगा क्योंकि हर एक पार्टिकल का आर बदलते चला जाएगा, है ना। यदि यहां से डिस्टेंस नापेंगे, यदि इस पॉइंट से डिस्टेंस नापेंगे तो जो डिस्टेंस इस पार्ट का है वह इस पार्ट का नहीं है, इस पार्ट का नहीं है, इस पार्ट का भी नहीं है, तो हमारा यह फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं आएगा। तो एकदम ध्यान रखना है, सही दिमाग में सेट कर लेना है कि यह फॉर्मूला तभी काम आएगा when the axis of rotation is passing through the center of the ring and perpendicular to the ring। अगर ऐसा होता है, सिमेट्रिक केस है, तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है ना। ओके, एक और देखते हैं एग्जांपल। A light rigid rod of negligible mass of length L with pair of small masses rotating about an axis through the center of mass perpendicular to the rod। कुछ इस तरह का सेटअप है, एक रॉड है हमारे पास, यह लंबा सा, इसका लेंथ L है और उसके सेंटर से रॉड से परपेंडिकुलर थ्रू द सेंटर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है और यहां पे इसको रोटेट करवाया जा रहा है इस लाइन के अबाउट। ठीक है, हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू, फिर से वही होगा, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर। और यहां पे हमारे पास दो ही पॉइंट मासेस है, दो ही है, एक ये है और एक ये है, दोनों का मास तो लिखा हुआ है। रेडियस क्या, लेंथ क्या होगा, आर क्या होगा दोनों का, L/2 है ना, L/2 यहां भी होगा, L/2 यहां भी होगा। तो इस बार तो बहुत सिंपल है ना, दो बार में ही हमारा काम हो जाएगा, m/2 इंटू L/2 का स्क्वायर प्लस m/2 L/2 का स्क्वायर, जो हो जाएगा mL स्क्वायर
2 2 4 2 8 प्लस ml² / 8 जो हो जाएगा ml² डिवाइड बाई 4। I इज इक्वल टू ml² डिवाइड बाई 4। फिर से ध्यान में रखना है, जैसे ही एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है आप समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कैसे निकालना है? कुछ आइडिया लग रहा है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, क्यों जरूरत है इसकी और कैसे निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत इसलिए है क्योंकि रोटेशनल मोशन में मास की जगह पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करेंगे। हर जगह पे, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी निकालना हो या एक्सेलरेशन निकालना हो या मोमेंटम निकालना हो, हर जगह हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करेंगे। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं इस तरीके से, समेशन ऑफ MI/RI²। तो ये सिंपल जो केसेस है ना, जो हमने लाइट रॉड, इस रॉड की बात की, इस तरह के रॉड की बात की, या यह जो रिंग की बात की, ये सिंपल केसेस है, इसको याद रखना है हमें। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? रिंग तो एक बार देखकर ही याद आ जाएगा, mr², एक ही बार देखकर याद आ जाएगा। और रॉड का भी अब दिख जाएगा, ml²/4, है ना? तो ये कुछ ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। रिंग का हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं अभी। सर्कुलर रिंग अगर है, सर्कुलर रिंग है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। और अब देखो इसी रिंग का रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन को घुमा दिया जाए, एक्सिस ऑफ रोटेशन को घुमा दिया जाए अगर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 हो जाता है, बदल जा रहा है। ठीक है, अब थिन रॉड ऑफ लेंथ L, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो ml²/12 होता है। ये पॉइंट मास नहीं है, ये रॉड का मास है m। यहाँ पे जो m है यह रॉड का मास है, पॉइंट मासेस नहीं है। सर्कुलर डिस्क, रिंग के जैसे ही अगर एक डिस्क लेते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। धीरे धीरे याद करना है, इसको याद करना है। और डिस्क को अगर डायमीटर के अबाउट रोटेट कर दिया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका हाफ हो गया फिर से। और रिंग के जगह पे, हाँ, इस रिंग से कंपेयर करो, इस रिंग के जगह पे यदि एक सिलेंडर होता, हॉलो सिलेंडर होता, तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता। ठीक है, और यदि सॉलिड सिलेंडर होगा, यदि एक सॉलिड सिलेंडर है तो ये डिस्क के बराबर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है। सिंपल है, देखो याद करने में ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया है मैंने, इसलिए यहाँ पे लिखा भी एनसीईआरटी। डिस्क का mr²/2 होता है, उसी तरह से हॉलो सिलेंडर भी mr²/2 होता है। और स्फीयर को यदि उसके डायमीटर पे रोटेट कर दिया जाए तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2mr² डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो अब देखो एक खास चीज हम लोग देख रहे हैं, इस रॉड का निकाला हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या आया m, और इसको L/2 का स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पे जो निकाला mr², है ना? और उसके बाद बाकी चीजों को देखो, ऊपर से चलते हैं। यह mr² है, यह क्या है mr डिवाइड बाई √2 और इसका स्क्वायर, है ना? ये देखो ml डिवाइड बाई √12 और यह इसका स्क्वायर, ये क्या है mr बाई √2 इसका स्क्वायर, ये mr/2 इसका स्क्वायर। देख रहे हो, mr इसका स्क्वायर। हर बार हमें मास को किसी एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका स्क्वायर निकालना है। हर बार यही आ रहा है, देख रहे हो ना, हर बार यही आ रहा है। मास को किसी एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, यानी मास को किसी एक क्वांटिटी का स्क्वायर निकालना है, फिर उससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो क्वांटिटी आ रही है ना, हर बार अलग अलग क्वांटिटी जो आ रही है, हर चीज के लिए अलग आ रहा है, लेकिन हमारा फॉर्मूला जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेम रह रहा है, mk²। k की वैल्यू चेंज होते जा रही है हर बार। तो यह जो k है ना, इसको हम लोग एक नया नाम दे दिए हैं रेडियस ऑफ गायरेशन।
ठीक है। सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालते हैं हम लोग ना, आई जब भी निकालते हैं तो m इंटू कुछ आएगा, जो भी कुछ आएगा उसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। यह जो क्वांटिटी आएगी ना यहाँ पे k, इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इसका डेफिनेशन यदि देखें ना तो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी, देखो अब ऑफ ए बॉडी, बॉडी जैसे बदलेगी रेडियस ऑफ गायरेशन बदल जाएगा। अबाउट एन एक्सिस, जैसे ही एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलेगा रेडियस बदल जाएगा। दोनों जब फिक्स होगा, बॉडी और एक्सिस दोनों जब फिक्स होगा, तब रेडियस ऑफ गायरेशन की बात कर सकते हैं हम लोग। मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस of mass point whose mass is equal to the mass of body and whose moment of inertia is equal to moment of inertia of the body about the axis। मतलब बात समझने की कोशिश करो। जैसे इस रिंग को देखो, इसमें समझ में आएगा अच्छे से। यह रिंग है, मान लो कि ये पूरा का पूरा मास जो रिंग का किसी एक पॉइंट पे है, पूरा का पूरा रिंग का मास किसी एक पॉइंट पे है, और उस पॉइंट पे यदि मास आ जाता है, उस पॉइंट पे यदि मास लोकेट हो जाता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा आएगा, कैसे निकालेंगे, है ना। उस पॉइंट पे यदि मास आ जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पूरे ऑब्जेक्ट का है वो सेम रह जाएगा। मतलब ये रिंग इस तरह से फैली हुई है चारों बगल, है ना। रेडियस ऑफ गायरेशन वह रेडियस है कि पूरे मास को अगर उस पॉइंट पे पहुंचा दिया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज नहीं होगा। इस पूरे ऑब्जेक्ट के मास को किस रेडियस पे पहुंचा दिया जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट रह जाएगा। ठीक है, देखो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ए मास पॉइंट हुज मास इज इक्वल टू द मास ऑफ द होल बॉडी, किसी एक पॉइंट पे पूरे के पूरे मास को पहुंचा देना है, हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो एक दो बार पढ़ोगे इसको, दिमाग में घुसेगा, दिमाग में घुस जाएगा। यस, जैसे इस रिंग को, इस प्लेट को देख लो, इस प्लेट का मोमेंट, सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है। अब रेडियस ऑफ गायरेशन के क्या कहता है, के क्या कहता है, इस पॉइंट से कितनी दूर पे पूरी की पूरे मास को लोकेट कर दिया जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज ना आए। क्या आएगा, r डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, आएगा। यदि इस एक्सिस पे रोटेट करते हैं इसको तो क्या होगा, r बाई 2 डिस्टेंस पे, यहां पे यदि पूरे मास को लोकेट कर दिया जाए एक पॉइंट पे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा, रहेगा ना। यहां पे नहीं, सॉरी, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर नहीं देना है, एक्सिस से कुछ दूर पे रखना है, यहां पे r बाई 2 पे पहुंचाना होगा। ठीक है, यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत कहां पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। देखो, machines such as steam engine, automobile engines that produce rotational motion have a disk with large moment of inertia। किसी भी मशीन में एक बड़ी सी फ्लाई व्हील रखते हैं जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा होता है। इससे क्या फायदा होता है, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्लाई व्हील रेसिस्ट सडन चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज इन स्पीड ऑफ द व्हीकल। मतलब झटका नहीं मारेगा। अगर एक्सीलरेटर प्रेस कर भी दिया बहुत जोर से तो बहुत ज्यादा स्पीड में चेंज नहीं होगा, क्योंकि फ्लाई व्हील जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बहुत ज्यादा है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, तो झटके कम लगेंगे। इट अलाउस ग्रेजुअल चेंज इन स्पीड एंड प्रिवेंट्स जर्की मोशंस। धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी या घटेगी और स्मूथ राइड बढ़ेगी। तो यह था हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, ओके, बाकी अगले वीडियो में देखते हैं। बाय बाय।